सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस बीस्ट अगेन। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ठीक है, ये आप लोग देख ही सकते हैं। ये नक्सलिज्म का, ठीक है, पार्ट 1 जो हमने शूट किया था, ठीक है, जो हमने आपके साथ शेयर किया था डिफेंस बीस्ट ने, उसका ये कंटिन्यूएशन है बिकॉज इट इज़ द पार्ट 2। ठीक है, तो हमने उसमें कुछ इश्यूज़ को डिस्कस किया था पर कुछ इश्यूज़ रह गए थे, उसके लिए ठीक है हमें ये पार्ट 2 के साथ आना पड़ा। तो चलो इसको देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है, अगर आपने देखा है नहीं तो जाके प्लीज़ वो देखो और वहाँ तक देखो कि हमने क्या देखा था उसमें। ठीक है, कि हमने देखा था भाई कि व्हाट इज़ नक्सलिज्म, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ठीक है, रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म या LWE या माओइज्म, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में ये जो एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो कितना बड़ा मीनेस हो चुका है, कितना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। ठीक है, हमने देखा था चैलेंजेस इन टैकलिंग द नक्सलिज्म, क्या क्या होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज गवर्नमेंट को। एंड देन वी हैड, ठीक है, कम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो सब टॉपिक है इसका कि स्ट्रैटेजी टू अरेस्ट दिस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, ये क्या होना चाहिए, इसे हमें करना था। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी द कंटिन्यूएशन, ठीक है, ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, है ना, कि स्ट्रैटेजी टू अरेस्ट दिस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो देखो क्या है भाई स्ट्रैटेजी, है ना, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई इसको अरेस्ट करने के लिए, इस पर्टिकुलर मीनेस को। ठीक है, तो याद रखो कि जब भी हम इस इंटरनल सिक्योरिटी पे किसी भी टाइप का ना अगर चैलेंज की बात करेंगे, ठीक है, कि उसको भाई स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए उसको टैकल करने के लिए, तो हमेशा 2 फ्रंट पे सोचने की कोशिश करो। ठीक है, वो 2 फ्रंट कौन से हो सकते हैं भाई। सबसे पहले तो हो सकता है भाई कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चैलेंज है तो उसमें सबसे पहला क्या एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा भाई, उसमें एक एस्पेक्ट होगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट होगा, है ना, कि भाई सिक्योरिटी रिलेटेड हम क्या क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं जिससे कि वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को हम लोग, ठीक है, कंट्रोल कर लें। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, ठीक है, कि भाई डेवलपमेंटल फ्रंट पे होगा। ठीक है, डेवलपमेंटल, है ना, एस्पेक्ट्स पे हम लोग कहाँ कहाँ, ठीक है, ध्यान दे सकते हैं जहाँ पर हमें एक मतलब मेजरेबल एक थोड़ा सा गेन हमें मिल सके। क्योंकि अल्टीमेटली याद रखो कि कितनी भी सिक्योरिटी चैलेंज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अनटिल अनलेस आप चाहे जितना भी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुँचा ना, ठीक है, तो आप चाहे जितने भी, ठीक है, गेन्स कर लो, ठीक है, जितने भी आपके अच्छे एफर्ट्स आ जाएँ, जितने भी सॉरी जितने भी आपके मतलब कि अचीवमेंट्स आ जाए, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड, अगर दैट सिक्योरिटी काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज़ नॉट, ठीक है, कवर्ड बाय द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, देन अगेन वो कभी ना कभी किसी दूसरे फॉर्म में मैनिफेस्ट हो ही जानी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कभी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंज होगा तो हम लोग 2 फ्रंट में बात करेंगे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसमें क्या है ना, तो याद रखो कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पे 2 टाइप के हमारे पास स्कीम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ना 2015 में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पॉलिसी लॉन्च किया। ठीक है, और उस पॉलिसी का नाम क्या है भाई, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, ठीक है, 2015। ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप, है ना, प्रोग्राम है, फ्लैगशिप एक तरीके से प्लान है सरकार का, गवर्नमेंट का, स्पेशली जो MHA ने इसको लॉन्च किया क्योंकि वो इस पर्टिकुलर मीनेस से कंसर्न है। ठीक है, तो इसने ये लॉन्च किया और इसमें क्या क्या दूसरे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं चलो बात करते हैं। तो इसी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान पे, ठीक है, ये 2 टाइप के फ्रंट पे सरकार कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है भाई कि हम लोग इसको, इस पर्टिकुलर मीनेस को अरेस्ट करने की कोशिश कर सके। तो भाई इस प्लान में, ठीक है, डेवलपमेंटल साइड पे क्या काम किया गया और सिक्योरिटी साइड पे क्या किया है, चलो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लिए कि भाई सॉरी है ना, कि नेशनल पॉलिसी एंड द एक्शन प्लान फॉर द नक्सलिज्म क्या है। तो अब इसके थ्रू ये और ये दोनों चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है राइट फ्रॉम 2015, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यार CAPF का ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं इस अरेस्ट को मीनेस करने में। ठीक है, सॉरी, इस मीनेस को अरेस्ट करने में। ठीक है, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले भाई सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे जो CAPF का डिप्लॉयमेंट है ना, ठीक है, इसको ज़्यादा किया गया है। ठीक है, CAPF क्या मेनली यहाँ पे CAPF में आप देखो कि पहले तो CRPF थी, है ना, CRPF की एक स्पेशल विंग होती है, ठीक है, कोबरा, दैट इज़ द कमांडो बटालियन फॉर द रेजोल्यूट एक्शन, जो लार्जली जंगल वॉरफेयर में स्पेशल ट्रेंड है। ठीक है, तो स्पेशली ट्रेंड ये फौज काम करती थी। उसके वजह से छत्तीसगढ़ की जो स्पेशल विंग है, ठीक है, जो DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे इनके साथ इन तीनों का जॉइंट ऑपरेशन चलता था। पर रिसेंटली आपने 2024 में देखा होगा ना कि नाउ द BSF, ठीक है, अ पार्ट ऑफ SSB हैज़ ऑल्सो बिन डिप्लॉयड, ठीक है, टू डील विद दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी चैलेंज। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कि जहाँ पे हम सीएपीएफ के डिप्लॉयमेंट को बहुत हेवी गवर्नमेंट करना चाहती है या कर भी रही है, जिससे कि सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे आपके पास कमी ना हो सके कि हाँ हमारे पास कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं एंड यूजिंग देम वी कैन कम्प्लीटली वाइप आउट दिस पर्टिकुलर चैलेंज फ्रॉम द मेनलैंड कंट्री और द डीप जंगल्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये पहले तो सिक्योरिटी ये सीएपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट है इसको बहुत ही हेवी कर दिया गया है। ठीक है, तो एक ये गवर्नमेंट ने मतलब ये स्टेप लिया। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं भाई कि देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और स्पेशली देखो पहले क्या था यार कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है ना, ठीक है, स्पेशली अगर आप सीआरपीएफ को ही देख लो या स्पेशली आप स्टेट गवर्नमेंट, चलो सीआरपीएफ तो फिर भी सेंट्रल की फोर्स है तो थोड़ा सा बजटरी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम है, पर जो स्टेट पुलिस है ना, देखो स्टेट पुलिस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा याद रखना कि लॉ एंड ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है भाई, ये शेड्यूल 7 में, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना शेड्यूल 7 है उसमें स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में ये पड़ता है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है क्या, ये नक्सलिज्म जो है ये एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है। तो जब तक स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है ना, तो वहाँ पे और प्रॉब्लम होगी क्योंकि भाई सेंट्रल फोर्सेस कितना ही काम करेंगे, क्योंकि हमेशा पर्सनल्स का तो हमेशा ही एक तरीके से प्रॉब्लम क्रंच होगा, क्योंकि भाई सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक ही जगह थोड़ी करना है, पूरे देश में करना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये काम किया है। ठीक है, कि भाई स्टेट पुलिस को भी थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो जितने भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं मॉडर्न टेक से रिलेटेड उसको थोड़ा सा प्रोवाइड कराना, इनफैक्ट सीएपीएफ को भी उतना ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करना कि जो भी मिशंस चला रहे हैं, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने क्या काम किया भाई कि भाई जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है ना, सॉरी एरियल व्हीकल्स है ना, ठीक है, यूएवीज, ठीक है, मतलब कि ड्रोन्स, ठीक है, ये हैव, ठीक है, इनका बहुत स्पेशल रोल है। ठीक है, इनका स्पेशल रोल थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, कहाँ पर, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में। ठीक है, देन वी हैव द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, सीआरपीएफ अलोन यूज टू, ठीक है, रोम इन द जंगल्स, तो अभी तो ये सब बहुत सारे सपोर्ट्स इनको मिलने लगे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे हम लोग बात कर सकते हैं ना कि यूएवीज़ की, हेलीकॉप्टर्स की, या जो आपकी थर्मल इमेजिंग होती है, जीपीएस बेस्ड जो ट्रैकिंग होती है ना, तो इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इक्विप करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उनकी वॉरफेयर में जो कॉम्पिटेंस है, उनकी कैपेबिलिटी है ना, उन लोगों को ओवरड्यू, उनके कॉम्पिटेंस को, जो नक्सलाइट्स के कॉम्पिटेंस को उनको ओवरड्यू करने के लिए, ठीक है, उनको सबड्यू करने के लिए, तो वो काम बहुत ही ईजिली किया जा सके या उनके कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो सबसे पहला काम क्या किया भाई कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स जो है ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को दे पाए। ठीक है, तो जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं तो एयर फायर पावर है ना, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी डीप जंगल में नहीं घुस सकती है, ठीक है, और आपके पास ड्रोन्स हैं तो ड्रोन्स आपकी एबिलिटी जो है ना, ड्रोन्स जो है ना आपकी रिकॉनेसेंस मिशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके सर्विलांस में है ना, अगर आपको सर्विलांस मिशन लॉन्च करना है, आपके रिकॉनेसेंस मिशंस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी फायर पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हो, सिक्योरिटी फोर्स अगर करना चाहती हैं, तो उसमें ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल रोल है। ठीक है, तो उस केस में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करना हैज़ बिकम द इम्पेरेटिव फॉर सच काइंड ऑफ द वॉरफेयर, एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ वेरी डिफरेंट, है ना, डिस्टिंक्ट एक तरीके से रोल देना चाहती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन सच काइंड ऑफ द वॉरफेयर्स। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो एक बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद से क्या किया भाई, गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया भाई कि जो इंटेलिजेंस है ना, ये हमेशा क्या हम लोग बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी में क्या क्या हम लोग चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हुआ। ठीक है, देन अगेन एक्शनेबल, ठीक है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यार देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि अगर आप बात करोगे कि डीआरजी है ना, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, या आप मान लो कि स्टेट पुलिस है, ठीक है, अब इनका जो मैंडेट है, इनका जो ऑपरेशंस करने का तरीका है, ठीक है, दे आर लार्जली डिफरेंट फ्रॉम द सीआरपीएफ, है ना, और से फॉर दैट एग्जांपल कोबरा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जुरिस्डिक्शन में काम करने वाली फोर्सेज हैं। नाउ दे आर फोर्स, द सीआरपीएफ और द कोबरा इज फोर्स टू गो इन द जंगल्स एंड लॉन्च सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होती है ना, ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, सीआरपीएफ है कोबरा की, दे कम फ्रॉम द पैन इंडिया बेसिस। ठीक है, ये वहाँ से आते हैं, कोई तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटक से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है ना, कोई कश्मीर से हो सकता है, कोई मणिपुर से हो सकता है। तो उनको इन टेरेंस का, लोगों को रिकॉग्नाइज करने का जो आइडिया होता है ना कि यार कौन इसमें मतलब कि नक्सलाइट है और कौन जो
पर्टिकुलर आदमी है वो एक तरीके से इनोसेंट सिविलियन है, ठीक है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने का तरीका नहीं होता। अब इस बेसिस पे क्या होता है ना कि जो इंटेल एक दूसरे के बीच में शेयर होनी चाहिए ना, जो इंटेलिजेंस शेयर होनी चाहिए डीआरजी के बीच में, स्टेट पुलिस के बीच में, जो सेंट्रल फोर्सेज वहाँ पे वर्क करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोबरा और द सीआरपीएफ, ठीक है, इनके बीच में ये जो इंटेलिजेंस को लेकर प्रॉब्लम होती है ना, जिसकी वजह से हमेशा आपके ऑपरेशन सही नहीं होते हैं या उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं जितने उनके होने चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भाई एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है सरकार, जहाँ पर दोनों मतलब कि स्टेट पुलिस, डीआरजी और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सके। तो एक तो ये हो गया, हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसमें क्या है कि अगर मुझे इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है ना कि भाई सीएपीएफ के डिप्लॉयमेंट को लेके, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, मॉडर्न टेक का यूज़ करना है क्योंकि भाई वॉरफेयर का नेचर और कंडीशंस बहुत अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसके बाद से हमने बात की भाई कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस का, इन सारी चीज़ों को ना अगर आप एक अम्ब्रेला टर्म में, ठीक है, बोलने की कोशिश करो तो फिर देखो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी दी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाधान स्ट्रैटेजी, ठीक है, समाधान स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, एक ही तरीके से आप मान लो कि स्ट्रेटजी है जो इन सारी चीज़ों को एक अम्ब्रेला टर्म में डिफाइन करती है। अब समाधान स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, देखो लिखना नहीं है पर अगर आप जान लोगे ना उसके, जैसे ये एक्रोनिम है, इसके फुल फॉर्म को अगर थोड़ा सा जान लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई मतलब ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट ने अगर काम किया तो अल्टीमेटली वी कैन वाइप दिस पर्टिकुलर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फ्रॉम आवर कंट्री, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है कि समाधान का मतलब इसमें एस में क्या है, ठीक है, ऐसे वन बाई वन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है भाई। एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है। अब यू कैन गेज, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन की भाई या इस पर्टिकुलर वर्ड से कि भाई स्मार्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से देखो ए का मतलब फिर यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब नो मैटर कि भाई किसका कौन सा, ठीक है, कैंपेन चल रहा है, किसका कौन सा प्रोपोगेंडा कैंपेन चल रहा है। देयर आर सम पर्टिकुलर मंथ्स जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे स्पेशल अटैक्स होते हैं, स्पेशली जब ये मानसून का पीरियड होता है ना, और उसके बाद से बहुत सारा जब ये ऑटम होता है और तेंदू लीव्स गिर जाते हैं रोड्स पे, ठीक है, ये रोड्स पे या मतलब पूरे एक जो टोपोग्राफी है छत्तीसगढ़ की या झारखंड की, तो तेंदू लीव्स गिर गया तो वहाँ पे आईडी को लगाना और ये सारी चीज़ें करना जो भी जिससे नक्सलाइट्स को एम्बुश करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प मिलती है। इन सारी चीज़ों में कुछ पर्टिकुलर पीरियड होता है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे स्पेशल अटैक्स होते हैं, तो भाई वहाँ पे ऑपरेशंस कम होते हैं। लेकिन नाउ योर स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी वेरी मच अग्रेसिव, नो मैटर कि भाई कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, किसका प्रोपेगेंडा चल रहा है, पीपल हैव टू बी वाइप्ड आउट जो इस देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसमें अब देखो इसमें एम का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें एम का मतलब क्या है भाई, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखो ट्रेनिंग क्या ही है यार, इसमें क्या है ना कि जैसे छत्तीसगढ़ में स्पेशली है ना, जो मुझे कभी कभी पता चलता है, देखिए छत्तीसगढ़ में कभी भी अगर कोई जवान, ठीक है, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, एसएसबी का हो, हर जगह की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर टेरेन की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो भाई एक महीने की कोई भी जाएगा ना तो पीआई करेगा, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग करेगा वहाँ के लिए, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उसको उस टेरेन के हिसाब से बनाना, उस ट्रेनिंग को थोड़ा सा और मॉडर्न इक्विपमेंट बेस्ड करना, जिससे कि जो ट्रेनिंग पार्ट है ना, जो आपकी कैपेसिटी में, जो जवानों की कैपेसिटी बिल्ड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पे स्ट्रेंथन इस बात को किया जा सके, ठीक है। दूसरी बात है भाई कि मोटिवेशन, सिंपल बात है भाई, थोड़ा सा तो मोटिवेशन का प्रॉब्लम है। और मोटिवेशन का प्रॉब्लम क्यों है यार फोर्सेस के अंदर, ये रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है यार कि जिस टाइप की टोपोग्राफी में, जिस टाइप के टेरेन में और जिस पर्टिकुलर, ठीक है, लोकेशन पे ये लोग काम करते हैं अपने जवान्स, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न है इनके थोड़ा सा डीमोटिवेट होने का। रीज़न देख लो यार कि मतलब आइसोलेशन सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। कैसे भाई, फैमिली से इतनी दूर रहना, ठीक है, फैमिली से इतना दूर रहना, मतलब कि परिवार से इतना दूर रहना और उसके बाद से ऑपरेट करना, एंड देन मोस्ट प्रॉब्ली कि यार एक आप कैंप के अंदर पैक हो जाते हो। छत्तीसगढ़ जहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस या दूसरे जो जगह है ना, झारखंड की जगह हो गई जहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज बहुत ज़्यादा हेवी है, तो यार क्या है यार, जवान्स को अगर है तो आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखो इस बात को कि भाई अगर कोई जवान यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो एक कैंप के अंदर है ना, कोई सीआरपीएफ का या कोबरा का जवान है, अब इस कैंप के अंदर इसको रहना है ना, तो यार एज लॉन्ग एज जब तक वो ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है तब तक वो कैंप से बाहर नहीं आ सकते। तो आपके दिमाग में एक वो जो रिलेटिव है ना कि वो अरेस्ट टाइप की फीलिंग आती है कि आप अरेस्टेड हो, ठीक है, एक कैंप के अंदर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है, आप एक पैर भी रखें तो सिक्योरिटी चैलेंज है, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो एक उस आइसोलेशन में इस तरीके से ऑपरेट करना, एक पूरे ही आप बोलो कि वो माहौल आपका है ना कि
आप सिक्योर तो फील करते हो, लेकिन आपकी रिलेटिव इंडिपेंडेंस चली जाती है कंपेयरिंग जब आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे सिविल इलाकों में होती है। से फॉर एग्जांपल कि सीआरपीएफ है ना, तो हो सकता है कि भाई सीआरपीएफ दिल्ली में भी पोस्टेड हो, ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। तो दिल्ली में अगर कोई जवान है ना, तो 1 ऑफ ड्यूटी आवर्स में उसके पास टाइम है कि जाके सिविल पॉपुलेशन के साथ थोड़ा सा मिंगल अप हो सके, थोड़ा सा मार्केट को देख सके। पर यहाँ जो चैलेंजेस है ना यार मेंटल लेवल पे, ये बहुत हाई है, क्योंकि आपको एक कैंप के अंदर आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आइसोलेशन, फैमिली से दूर होना और कम्प्लीटली आपके पास कोई भी अम्यूज़मेंट का जगह मिलती ही नहीं है जवानों को, तो ये प्रॉब्लम है। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीज़न है जब आपको मेरे ख्याल से 450, ठीक है, सुसाइड्स हुए हैं हमारे CAPFs में, ठीक है, राइट फ्रॉम 2016 MHA की, ठीक है, वेबसाइट्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो इतने बड़े सुसाइड का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आइसोलेशन और इस तरीके से पोस्टिंग्स होना जहाँ पे आपके अम्यूज़मेंट के जो एक तरीके से बोल सकते हो ना कि जो चीज़ें हो सकती हैं, आपके एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हो सकती हैं आपके पास नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भाई कि मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग को बहुत स्ट्रेंथन करना, जहाँ पर M का मतलब ही है, ठीक है, ये बात समझ गए भाई। A का मतलब क्या है, तो A का मतलब है भाई कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस, है ना, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अब ये तो मैंने समझा ही चुका हूँ इस बात को आपको, ठीक है, कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस से किसी भी ऑपरेशन को करने में कितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी कॉम्पिटेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कंपेयरिंग टू द नक्सलाइट्स, ठीक है। D का मतलब क्या है भाई, ठीक है, डैशबोर्ड बेस्ड, है ना, KPIs, ठीक है, मतलब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI का मतलब, ठीक है। तो ये जितने भी आप स्ट्रेटजी का हिस्सा बना रहे हो, जो भी आप मतलब कि जो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान में जितने भी आपकी स्कीम्स हैं, जितने भी टाइप के आप मेजर्स ले रहे हो, इन सबको एक पर्टिकुलर डिटेल्ड स्ट्रेटजी के तहत उनको ट्रैक करना, उसमें फीडबैक मैकेनिज्म का एक पोर्शन डालना कि हाँ भाई अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम इस तरीके से इन लैब्स को, इन लूप होल्स को हम लोग प्लग कर सकते हैं, उन लीकेजेस को प्लग कर सकते हैं। तो वही डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए आप एक डैशबोर्ड बनाना और उस पर कंप्लीटली उसको ट्रैकिंग मोड में रखना, ठीक है, जिससे कि आप अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिशफल कर सको, उसको ठीक कर सको, ठीक है। देन H का मतलब क्या है भाई कि हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, अगेन वही बात है ना, कि अपने डिफेंस फोर्सेस जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक से इक्विप्ड होंगी, वॉरफेयर में उनकी कॉम्पिटेंस उतनी ज़्यादा ही हाई होगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ हो, चाहे मॉडर्न जो मशीन गन्स हैं या जितने भी टाइप के अलग अलग गन्स हैं, जाओ आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रेंथन कर देती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व करना, GPS को करना, ट्रैकिंग, ठीक है, डिवाइसेस को यूज़ करना, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का बात है, ठीक है। फिर आता है A, ठीक है, तो एक्शन फॉर A, मतलब इस A का मतलब क्या है, एक्शन फॉर ईच थिएटर, मतलब एक्शन प्लान, है ना, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, समझ गए। अब देखो इसका मतलब नहीं समझे तो सोचो कि भाई देखो मान लो कि छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड है, यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये झारखंड है, यहाँ पे हो सकता है कि ठीक है चलो यहाँ तेलंगाना है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। अब देखो हर जगह पे ठीक है नक्सलाइट एक्टिविटीज़ है, पर क्यों किसी जगह पे ज़्यादा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस है नक्सलाइट एक्टिविटी का, वो बहुत ज़्यादा है। रीजन्स है कि हो सकता है कि वहाँ पे जोग्राफी उनके एक्टिविटीज़ को इतनी सपोर्ट करती हो सकता है कि वहाँ का लोकल जो कल्चर है, ठीक है, या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को सपोर्ट करता हो सकता है भाई कि वहाँ का जो टेरेन है ना, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करता हो सकता है कि वहाँ पे अगर मान लो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव, ठीक है, अगर ज़्यादा कॉपरेशन नहीं है तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो फ्लरिश कर रहे हो। तो रीजन्स में भी वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है, जब एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है, इस एक्टिविटी को लेके फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो इसलिए इसका क्या मतलब है भाई कि एक्शन फॉर, ठीक है, एक्शन फॉर ईच थिएटर। तो अगर अलग अलग जोग्राफी में अलग अलग इस पर्टिकुलर, ठीक है, मेनेस का अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो उसको वैसे ही जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करना, और हर एक जोग्राफिकल यूनिट में जिस बेसिस पे, ठीक है, जिन सारे इन फैक्टर्स जिसको मैंने अभी गिनाया आपके सामने, ठीक है, उन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके और डिफरेंट प्लान बनाना हर एक थिएटर के लिए, एंड देन अल्टीमेटली लॉन्च एन ऑपरेशन, जिससे कि इफेक्टिव आपके ऑपरेशंस, जो इफेक्टिवनेस आपकी ऑपरेशंस की है वो बढ़ जाए। तो हर एक थिएटर, हर एक जोग्राफी के लिए उसके लोकल फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के बाद में उसके लिए अलग प्लान बनाना और उस पर उस स्ट्रैटेजी के तहत काम करना, दैट इज़ A, ठीक है। फिर हम लोग बात आते हैं N की, ठीक है, तो N क्या है भाई, नो एक्सेस, ठीक है, नो एक्सेस टू फिनांसिंग या फिनांस, ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। आप जिस दिन फिनांस को बंद कर दिया, से फॉर एग्जांपल उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट, नक्सलाइट्स का लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, या उनका राशन हो, ठीक है, या उनके सप्लाईज़ हो, हर चीज़ पे लगाम लग जाएगी। और ये सबसे बड़ा कारण होगा भाई साहब, किसी भी अगर
मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना है तो सबसे पहले आप उसके फाइनेंस पे अटैक करो, एंड दैट्स बिकम द सोल रीज़न, ठीक है, कि आप किस तरीके से बहुत इफेक्टिव तरीके से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, उस फाइनेंस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, मतलब ख़त्म करके। तो भाई ये नो एक्शन ऑन द फाइनेंसिंग, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब सोचो कि अगर आपके पास ये पता है, ठीक है, कि आपको स्ट्रेटजी के बारे में लिखना है कि भाई समाधान स्ट्रेटजी क्या है, या से फॉर एग्जांपल आपको ये सारी चीज़ भूल गई कि हाँ भाई कि नेशनल एक्शन प्लान क्या है, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान क्या है, 2015 में क्या आया था। पर अगर आपको ये थोड़े थोड़े समाधान स्ट्रेटजी का फुल फॉर्म याद है ना कि भाई अच्छा थिएटर में इसको डिवाइड करना है, फिनांस को रोकना है, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज इनको फोर्सेस को ना टेक सेवी करना है, ठीक है, डैशबोर्ड उनके ट्रैकिंग होनी चाहिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, स्मार्ट लीडरशिप। अगर आपको इतनी चीज़ें पता है तो आप कहीं ना कहीं उसको लिख ही लोगे कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो इसको हम सिक्योरिटी फ्रंट पे अगर हमने अडॉप्ट किया तो हम इसको इस मेनेस को एंड कर सकते हैं, ठीक है, इस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज से हम लोग लड़ सकते हैं। तो ठीक है, समाधान स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। तो चलो, हालांकि इसको पूरा लिखना मत, और लिखना भी है तो अपने सिर्फ नॉलेज के लिए लिखना, ठीक है, बस समाधान स्ट्रैटेजी अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द समाधान स्ट्रैटेजी, ठीक है, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है, समाधान स्ट्रैटेजी अगर आपने लॉन्च लिख दिया तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, एक तरीके से आपको फेवर तो करेगा कि हाँ भाई इसको, इस बंदे को ये तो पता है कि हाँ समाधान स्ट्रैटेजी कुछ है, ठीक है, तो इतना बहुत है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो स्ट्रैटेजी की हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें हुई और सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली। अब देखो सिक्योरिटी एस्पेक्ट में दूसरी सारी चीज़ें क्या बात करनी है। अब देखो एक बहुत ही, ठीक है, एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है, इसी नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के तहत ही एक फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, मतलब ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही, ठीक है, ये तो चीज़ें हैं ही, ठीक है, कि CPF का डिप्लॉयमेंट, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, समाधान स्ट्रैटेजी, इसी के अंदर, ठीक है, नेशनल ये एक्शन प्लान के अंदर ही एक डिफरेंट काइंड की एक तरीके से आप फ्लैगशिप स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, पुलिस फोर्सेस स्कीम, है ना, पुलिस फोर्सेस MPF स्कीम, ठीक है। ये कब से कब भाई लॉन्च हुई थी, है ना, अब इसका फिर से एक्सटेंशन हो गया है, पर ये 2017 से 2021 तक ये लॉन्च हुई थी, तब तक ये ऑपरेशनल थी, ठीक है, स्कीम। अभी फिर से इसका एक्सटेंशन हो गया है, तो ये स्कीम के अंदर अब देखो क्या क्या है, तो इसको हम लोग अपने स्ट्रैटेजी का पार्ट में लिख सकते हैं। तो जैसे से फॉर एग्जांपल सिर्फ हल्के हल्के इन स्ट्रैटेजीज़ को याद रखना, ठीक है, कि जैसे इसके अंदर एक सब स्कीम है, उस सब स्कीम का नाम क्या है भाई, कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, है ना, स्कीम। इस स्कीम के तहत ये सब स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये आपके 7 शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है ना। अब स्टेट लिस्ट का हिस्सा है तो भाई लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन जो है वो स्टेट लिस्ट के जुरिस्डिक्शन में, मतलब कि स्टेट्स जो भी जिस स्टेट में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है उस स्टेट में ये पर्टिकुलर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन स्टेट्स की इसको ठीक करने की। लेकिन क्या है कि कंपेयरिंग द सेंट्रल फाइनेंसेस, स्टेट के फाइनेंसेस होते हैं कमज़ोर, ठीक है, तो उन फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फिनेंशियल, ठीक है, उनके फिनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट रिलीजेस द फंड अंडर दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम से, जिस फाइनेंसेस को यूज़ करके, ठीक है, अपनी जो स्टेट पुलिस है, से फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो रिस्पॉन्सिबल है इसको ठीक करने के लिए, है ना, उनके फाइनेंसेस में उनको चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनका, ठीक है, मोटिवेशन लेवल हो, चाहे उनको टैक्स सेवी बनाना है ना, अगर उनको टैक्स सेवी बनाना है तो इन सारी चीज़ों में सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इन स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली एम्पावर करना इस पर्टिकुलर स्कीम का क्या है, बेसिक पर्पस है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम हो गया। चलो दूसरी स्कीम की बात करते हैं भाई। इसके अंदर क्या है कि भाई स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है, हाँ, स्पेशल सेंट्रल, ठीक है, असिस्टेंस स्कीम है ना। इसके अंदर क्या है भाई, वही कि फिर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है, फिनांसेस में हेल्प करती है, ठीक है, फिनेंशियल हेल्प करती है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट्स की, जिससे कि जो क्रिटिकल, है ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, इसको स्टेट गवर्नमेंट फिल कर सके। अब ये क्या है भाई, मान लो कि रोड बनवाना है, मान लो कि भाई मोबाइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, एंड दे डोंट हैव द एनफ मनी टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर कॉज, सो इन दैट केस, ठीक है, गवर्नमेंट विल हेल्प, है ना, थ्रू दिस पर्टिकुलर सेंट्रल, ये स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम। ये किसके लिए भाई,
वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करना है, जिससे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और जो सर्विसेज में गैप्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसको ठीक है उस गैप को, उस लीक को, उस मतलब कि प्लग किया जा सके, ठीक है उस गैप को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब चलो दूसरी बात क्या करनी है, ठीक है कि एक तो ये दूसरी स्कीम हो गई। अब देखो तीसरी स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिक्योरिटी, क्योंकि देखो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में अभी नहीं घुसे हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड क्या है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज स्कीम के अंदर, थर्ड है आपका ये सिविल एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, सिविक एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो भाई इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में क्या है ना। अब देखो अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड दे रही थी, लेकिन अभी क्या है कि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं कहाँ पर, इन इलाकों में जहाँ पे ये नक्सलिज्म इन्फेस्टेड है, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे डिप्लॉयड है, तो ये उन कंपनीज़ को या उन बटालियंस को जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लोकेटेड है, जो वहाँ पे डिप्लॉयड है, उनके लिए ये स्पेशल, ठीक है, फंड्स रिलीज़ करती है। कौन स्पेशल फंड्स होते हैं कहाँ पे, MHA रिलीज़ करती है। से फॉर एग्जांपल कि अगर कोबरा की कोई एक पर्टिकुलर बटालियन है, ठीक है, तो उनके लिए फंड्स रिलीज़ करेगी। अब इसका काम क्या होगा कि सिक्योरिटी को तो ये देख ही रही है कोबरा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो सिविक प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, जो लोगों से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपने एंड पे सपोर्ट कर सके, और इसके लिए इनके चाहिए क्या, फंड्स। तो गवर्नमेंट फंड करती है। से फॉर एग्जांपल कि मान लो कि अगर आपको ना एक छोटा सा कोई, अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सरकार करवा रही है किसके, सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू। यहाँ पे जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, से फॉर एग्जांपल कि भाई कोई स्मॉल ब्रिज है ना, छोटे छोटे कोई अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जहाँ पे किसी ट्राइबल फैमिली को या किसी कम्युनिटी को सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, तो कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। अगर मान लो कोई छोटा सा मोबाइल टावर ही लगवाना है, ठीक है, जिससे उस गांव की कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फंड्स। इसमें स्पेशल अच्छी बात ये हुई है ना कि जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है आपका, ये सिविक एक्शन जो प्रोग्राम है ना, कैप, ठीक है, तो इसके अंदर अभी क्या है कि जो पहले प्रोजेक्ट बेस्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड जो एक्सपेंडिचर था ना, ठीक है, मतलब कि क्या है ये, कम्युनिटी ओरिएंटेड है। कम्युनिटी ओरिएंटेड कैसे है भाई, देखो ये है, तो अगर पुल बनवा रहा हूँ, ठीक है, कोई इरिगेशन फैसिलिटी कर रहा हूँ, तो ऐसे एक घर के लिए तो करूँगा नहीं मोबाइल टावर, ठीक है, तो कम्युनिटी ओरिएंटेशन था इसमें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ना थोड़ा सा अभी इंडिविजुअल ओरिएंटेड कर दिया गया है, ठीक है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, ठीक है, एक्सपेंडिचर, मतलब कि अब जो एक्सपेंडिचर होगा ना, इट विल बी डायरेक्टेड इन अ वे कि भाई थोड़ा सा इंडिविजुअल ओरिएंटेड भी हो सके, ठीक है, एक्सपेंडिचर, है ना। अब ये कैसे होगा, अब इस जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है ना, या कोई इंडिविजुअल है इन इलाकों में, ठीक है, एंड दे वांट सम फाइनेंशियल सपोर्ट। से फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई अपना एक छोटा सा अगर कोई मान लो कि एक छोटी सी शॉप ही खोलनी, जिससे अपनी वो लाइवलीहुड को इंश्योर कर सके, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थोड़ा सा और, ठीक है, वाइबल कर सके, तो उसमें क्या करेगी कि भाई CRPF है, चाहे कोबरा है या DRG है, उनके पास इतने फंड्स हैं कि थोड़ा सा उनको इंडिविजुअल को लाइफ को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए फंड्स रिलीज कर सकती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोजेक्ट का नाम है, मतलब कि इसी के अंदर सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है भाई विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे आप इंडिविजुअल फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करो कि भाई उनकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो सके, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके थ्रू योर फिनांसेस। अगर आप थोड़ा सा रिलीज़ कर दोगे उनको, अगर लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट्स अ बिगेस्ट कॉज दैट दे कैन द सिक्योरिटी फोर्सेज कैन स्टैंड फॉर अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ दिस पीपल, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, है ना। तो हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि कैप के बारे में पढ़ा, कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा। तो ये तीन चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सिक्योरिटी रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था भाई कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो ये प्रोग्राम था ना, ये वाला प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी फॉर द एक्शन प्लान, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सिक्योरिटी एस्पेक्ट। उसमें पढ़ा हमने भाई कि CAPF डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या मतलब कि चीज़ें सुधार हो रही हैं, ठीक है। एक्शन प्लान जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और वहाँ पर क्या ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फिर हमने इसके लिए पढ़ा एक एम्ब्रेला टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं समाधान स्ट्रैटेजी, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, समाधान स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वी, ठीक है, रेड अबाउट ये
मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस स्कीम, अगेन ये इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड ये हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जहाँ पर हमने बात की विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं जिससे कि हम लोग इस मीनेस को ख़त्म कर सके, जिससे कि अल्टीमेटली हम जो कॉन्फिडेंस है ना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस प्लस हमारे ट्राइबल भाई बहनों का, उसको हम लोग थोड़ा सा विन कर सकें कि वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को फिर से रियलाइज़ कर सकें, वो फिर से मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस अल्टीमेटली ख़त्म हो। तो एक तो ये बात हो गई है ना। अब देखो मैंने ये बातें की थी है ना, ये बातें की थी, लेकिन हाँ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे मैंने बात नहीं की है। तो चलो थोड़ा सा शुरू करते हैं डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे क्या क्या करना चाहिए या क्या इस पर्टिकुलर नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के तहत क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब कि नेशनल, ठीक है, पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के अंदर, ठीक है, जो 2015 में MHA ने लॉन्च किया था, इसके अंदर जो डेवलपमेंटल साइड है ना, ठीक है, इस पे क्या काम हो रहा है भाई, ठीक है। तो देखो इस पे काम क्या कर रहा है, वही बात है भाई कि देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी डेवलपमेंट की बात हो तो तुम थोड़ा सा ऐसे सोचा करो, ठीक है, कि भाई बहुत होगा तो क्या होगा यार, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग काम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, चलो एजुकेशन को ठीक कर लेंगे, है ना, हेल्थ को ठीक करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे यार कि फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से हो यार इनकी यार, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कभी कभी जाके छत्तीसगढ़ में देखो या कहीं और देखो या कभी आप मीडिया के थ्रू कभी आप वाकिफ़ हो तो आपको समझ में आएगा कि फूड सिक्योरिटी कितनी बड़ी चीज़ है इन लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भाई, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। तो से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अगर सिर्फ मैं स्पेसिफिक बात करूँ ना कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द ट्राइबल्स जो वहाँ पे हैं नक्सलाइट एरियाज़ में, उनके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो देखो वहाँ पे हम लोग थोड़ी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं भाई, कुछ स्कीम्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कि देखो फॉर स्किल डेवलपमेंट, है ना, फॉर स्किल डेवलपमेंट वी हैव गॉट ए स्कीम कॉल्ड द रोशनी स्कीम, है ना, रोशनी स्कीम। इस स्कीम के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं यार, इस स्कीम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं भाई कि जो भी वहाँ पे ट्राइबल यूथ बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, ठीक है, ट्रेनिंग दो, क्या वही वोकेशनल ट्रेनिंग दो, क्योंकि यार हो सकता है कि पढ़ाई तो छूटी गई हो, है ना, ऐसे ऐसे चीज़ों में रहने के बाद में, तो वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी थोड़ी सी करो एंड देन मेक देम कि भाई वो लोग उस कंडीशन में पहुंच जाए कि भाई वो लोग एम्प्लॉयबल हो सके, है ना। तो इंटरलिंकेजेस थोड़े से इस्टेब्लिश करो कॉर्पोरेट से जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। तो हम लोग किसके अंदर काम कर रहे हैं इसको, इस काम को हम लोग कर रहे हैं रोशनी स्कीम के तहत, ठीक है। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत थोड़ी सी फ्लैगशिप टाइप की स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, लाइवलीहुड, है ना, कॉलेजेस, है ना, और सेंटर्स। इसमें एक एग्जांपल याद रखना तुम लोग, देखो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ठीक है, सेंटर, ठीक है, ये याद रखना। ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक तरीके से लॉन्च किया था कुछ साल पहले, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया था। इसमें होता क्या है भाई लाइवलीहुड कॉलेजेस में कि सिंपल वही बात है कि भाई जितने भी डिप्राइव्ड बच्चे हैं, है ना, या ठीक है अंडर प्रिविलेज्ड हैं जो बच्चे, है ना, प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, इनको क्या करना, वोकेशनल ट्रेनिंग फिर से देना, है ना, जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, जितनी भी नई चीज़ें जहाँ पे इनके एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर किया जा सकता है वैसे वैसे ट्रेनिंग देना एंड अल्टीमेटली मेक देम इन अ कंडीशन कि भाई वो लोग एम्प्लॉयबल हो सके, है ना। तो अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ में और झारखंड में बहुत सारी जगहों पे ये लाइवलीहुड कॉलेजेस और सेंटर्स को सरकार मतलब कि बना रही है, जिससे इन बच्चों को, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रीक से निकाल के जब वो डीप जंगल्स में इन पर्टिकुलर चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई बाहर मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग उनका चलेगा, और दिमाग चलेगा तो फिर वही है कि नक्सलाइट्स के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जिससे कि इन पे ये इन्फ्लुएंस ना आ सके, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, कि यार बैंक ब्रांचेस को ना, बैंक ब्रांचेस को भाई पता है इनको इंक्रीज़ करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि जितने बैंक ब्रांचेस हो सके, क्यों, टर्म याद रखो भाई, फिनेंशियल इंक्लूजन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, फिनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी इंक्लूजन, भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है भाई, से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है ना, पीएम किसान, है ना, तो भाई कोई ट्राइबल हमारे भाई बहन भी होंगे जो इसके अंदर होंगे, है ना। तो अगर 6,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र करने हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर वो डिजिटली वो लोग एम्पावर्ड नहीं है, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो क्या ये जा सकता है, क्या कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी ऐसा सप्लाई, कोई भी एस्पेक्ट वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए क्या है कि आपके
बैंक अकाउंट्स ब्रांचेज वहाँ पे होने चाहिए जिससे कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो अब बैंक ब्रांचेस को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब ये नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान में, ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे थे कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में क्या बात करना है, तो हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की कि भाई एजुकेशन को बढ़ाना है, ठीक है, हेल्थ को ठीक करना है, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे हमने कुछ स्पेशल स्कीम्स की बात करी, जैसे हमने स्किल डेवलपमेंट रोशनी की बात करी, लाइवलीहुड कॉलेजेस एंड सेंटर्स की बात करी, एंड बैंक ब्रांचेस को इंक्रीज़ करने की बात की, जिससे कि इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल उनकी जो भागीदारी हो वो बढ़ सके, ठीक है। तो हमने इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे अपने बातें की है, ठीक है। तो हो गया नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान। देखो ये है ना स्ट्रैटेजी, तो इस पर हमने सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे बात किया और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे हमने ये सारी बातें कर ली, ठीक है। अब एक थोड़ा सा लास्ट में बात कर लेते हैं भाई कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा भाई कंक्लूजन एस्पेक्ट भी तो लिखना होगा आप लोगों को 3-4 लाइन, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन लिखना है 5 लाइन अच्छे से, तो अगर हमें कुछ सिर्फ हेड्स पता है तो उन्हीं हेड्स को, जितने मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबको नहीं लिखना है, जिस हेड्स को बात कर रहा हूँ ना मैं उसको थोड़ा सा आप लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये है आपका वे फॉरवर्ड, ठीक है, कि भाई सारा चीज़ तो हो गया, लेकिन अल्टीमेटली अब क्या, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो हमने करना क्या क्या है, ठीक है। तो फिर वही है वे फॉरवर्ड में जितनी हमने चैलेंजेस देखे, चैलेंजेस को ठीक करने के लिए स्ट्रेटजीज़ क्या है, उसी का थोड़ा सा मिक्सअप हमें लिखना है कि भाई और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग अरेस्ट कर सकें। तो देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1, ठीक है, कि भाई सबसे पहले तो यार स्ट्रक्चर, अगर मान लो कि सिक्योरिटी साइड पे लिखो, या चलो फ्री फ्लो में ही लिखते हैं ना, कि अगर आप बोलो कि यार स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, डेफिशिएंसी जो है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो इस टर्म को थोड़ा सा याद रखना, और कैसे याद रखोगे, इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू। देखो कि ऑपरेशनल डेफिशिएंसी क्या है, ठीक है, या ये ऑपरेशनल डेफिशिएंसी या डेफिसिट क्या है ना, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी क्या है, ठीक है। ये है यार कि देखो से फॉर एग्जांपल कि सीआरपीएफ है ना। अब सीआरपीएफ यहाँ पे एक तरीके से प्राइम फोर्स की तरह वर्क करती है, ठीक है, प्राइम फोर्स की तरह वर्क करती है इस पर्टिकुलर मीनास को कंट्रोल करने के लिए, इस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये काम करती है। अब से फॉर एग्जांपल आप ही कल असिस्टेंट कमांडेंट्स बन गए, ठीक है, इस एग्ज़ाम को पास किया, आप बने एसी और आप गए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो अगर आप एसी से, ठीक है, आप से फॉर एग्जांपल आईजी रैंक तक गए, ठीक है, तो जिस दिन आप आईजी बनोगे ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, ठीक है, तो उस दिन आपकी कैपेसिटी, अगर आपने छत्तीसगढ़ में सर्व किया है और सीआरपीएफ का कोई भी फिर से ऐसा कोई चैलेंज आया हमारे देश में, तो भाई ये जो आईजी यहाँ बना है ना, जिसने ऐसे ऑपरेशनली अपने एसी के टाइम में इस पर्टिकुलर एरिया में सर्व किया है, ठीक है, तो इसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। तो जब आईजीपी रैंक पे जब एक तरीके से पॉलिसी फार्मूलेशन में आ जाएगा ना कि भाई हमारे पास फिर से गवर्नमेंट के पास अगर कोई ऐसा कोई चैलेंज आया जहाँ पे इनको डील करना है, तो ही कैन मेक मच बेटर पॉलिसी दैन समवन जिसने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, खासतौर हमारे ये CAPFs में, कि आपने ये तो जानते होंगे ना, ये IPS है, ठीक है, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में जो ऑफिसर्स होते हैं, तो ये क्या होता है कि CRPF में कोई बच्चा अगर एसी बना, ठीक है, कोई एस्पिरेंट अगर आपका एसी बना, ठीक है, तो भाई ये IGP की रैंक तक हार्डली ही जा सकता है, ठीक है, अपने प्रमोशंस के थ्रू। क्योंकि होता ये है कि भाई जब भी ये IPS डेपुटेशन पे आते हैं ना इन CAPFs में, तो ये IGP की रैंक से नीचे आते नहीं। अभी क्या है कि सबसे बड़ी लड़ाई यही चल रही है, ठीक है, फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर आप ही IG बनोगे, आप सिविल बैकग्राउंड से आए हो IPS बन के, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि भाई कि CRPF कैसे कैसे ऑपरेट करती है, CRPF की ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस कैसी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए ऑपरेशंस की, और आप बन गए IGP, तो जो भी ये IG जो IPS से आया है, ये जो भी कमांड एंड कंट्रोल देगा, क्या वो इतना कैपेबल होगा कि उतना अच्छा स्ट्रक्चरल कमांड दे सके जो एक AC ने यहाँ पे सर्व करके और तब बना है IGP अपने रैंक पे। तो जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये लोग ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं जो उस फोर्स के हैं कि IGP है जो IPS रैंक से आया हुआ है। हमेशा ये होगा जिसने ऑपरेशन को कमांड किया है वहाँ पे, ठीक है, और वो प्रमोशन के थ्रू वहाँ पहुँचा, तो उसको पता है कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। तो ये फोर्सेस के बीच में ना एक तरीके से कॉपरेशन को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब सिविल बैकग्राउंड से IPS IGP रैंक से चले आते हैं, और शायद उनको थोड़ी सी कम नॉलेज होती है कि हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स, ठीक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही अलग होता है ना। तो एक तो ये बात हो गई भाई कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी ये प्रॉब्लम है। तो भाई IPS डेपुटेशन ये सारे सीनियर पोस्ट में है, तो भाई इसको जो डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस है ना CRPF का, इसको थोड़ा सा ये लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो इस डेफिशिएंसी को हमें ठीक करना है, ठीक है। तो एक ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है, ठीक है,
लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी अब हमने पढ़ा ना, लेकिन भाई जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फिर से उसको भाई थोड़ा सा उसका यूज़ करो, है ना। से फॉर एग्जांपल भाई कि हैंड हेल्ड जो थर्मल इमेजिंग की कैपेसिटी है, ठीक है, हैंड हेल्ड, है ना, जो थर्मल इमेजिंग है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं भाई जीपीएस ट्रैकिंग को, ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं यार कि जो ये एक तरीके से कह लो कि जो बायोमेट्रिक्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास फोर्सेस के पास जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, आप बहुत बार देखे होंगे यार, न्यूज़ में कभी पढ़े होंगे कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी है ना, इफ़ सम टाइम दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ फायर विद द नक्सलाइट्स, और कभी कहीं मतलब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा एक तरीके से नुकसान हुआ और वहाँ पे किसी की मान लो कि शहादत हुई, तो बहुत बार ये होता है यार कि नक्सलाइट्स इनके आर्म्स लेके भाग जाते हैं, ठीक है। तो आर्म्स रॉबरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में, जब किसी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा डिफीट मिलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है भाई कि अगर हम आर्म्स में, अपने स्मॉल आर्म्स में हम लोग बायोमेट्रिक्स का यूज़ कर दें, है ना, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कि अगर ये लूट भी हुआ तो उस पर्टिकुलर आर्म का ये लोग गलत यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का हम लोग ने लेवरेज किया और स्मॉल आर्म्स में हमने बायोमेट्रिक्स को यूज़ किया, तो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, ठीक है, निजात पा सकते हैं, इससे छूट मिल सकती है हमको, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है। अच्छा, रडार और सेटेलाइट इमेज की बात हो सकती है भाई सॉरी, रडार एंड सैटेलाइट इमेजिंग की बात हो सकती है ना। अब डेंस जंगल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस जाएं और अपने जान को गंवाएं, उससे ज़्यादा अच्छा है ना यार कि अगर आपके पास इमेजेस हैं किसी के मूवमेंट को, इफ़ यू वांट टू लॉन्च एंड रिकॉनेसेंस मिशन, या अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं कोई सर्विलांस मिशन, तो ये इमेजेस आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो हम इन सब टेक्नोलॉजी को हम लोग वहाँ पे लेवरेज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वे फॉर्म में लिख दिया कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी को ठीक करना है, और भाई लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लेवरेज करना है, उसके यूज़ को ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या बात कर सकते हैं हम लोग भाई कि भाई फंडिंग को चोक करो, है ना, चोक फंडिंग। देखो इसका भी बहुत तगड़ा फंडा है। देखो फंडा क्या है कि थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा टाइम दो यार, मज़ा आएगा, ठीक है, इसको समझने में। तो देखो बहुत बार क्या होता है यार कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, है ना, हमारे पास लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या से फॉर एग्जांपल झारखंड में, या जहाँ भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये चल रही है, ठीक है। तो जो भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, जो इन्वॉल्व हैं किस में, रोड बनाने में, है ना, जो रोड कंस्ट्रक्शन में या रोड बिल्डिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक मिनट यहाँ समझो। देखो तो जो ये लोकल हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, ठीक है, से फॉर एग्जांपल कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया रोड का, और यहाँ पे हैं, यहीं पे ऑपरेट कौन कर रहा है, नक्सलाइट्स, ठीक है, नक्सलाइट्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इस एरिया को। अब अगर आपको रोड बनाना है और आपको हमेशा छत्तीसगढ़ में रहना है और आप वहाँ के लोकल हैं, सो दे वुड आस्क फॉर द, ठीक है, एक्सटॉर्शन मनी, ठीक है, वो रैंसम डिमांड करेंगे कि भाई अगर तेरे को एग्जिस्ट करना है इधर, तो अल्टीमेटली हैव टू पे मनी टू अस, ठीक है, तभी हम नक्सलाइट हैं, तो हम अपने फंड्स को, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम अपने ऑपरेशन कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो दे मेनी अ टाइम, ठीक है, डिमांड द एक्सटॉर्शन मनी, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ना, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत कम ही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो अगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे मान लो कोई बस सर्विस है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के किसी डीप जंगल में बस को ऑपरेट करते हैं ये लोग, ठीक है, तो उस समय अगेन दे हैव टू पे मनी टू दिस नक्सलाइट्स। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस चलता है इन लोगों के बीच में, ठीक है। अब इनकी भी यार क्या बोलोगे, मतलब कितना गलती है सही है मुझे नहीं पता है, पर अगर आप आज नहीं दिए और कहीं गलती से ऊपर कल आपने बता दिया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का कवर आपके ऊपर से थोड़ा सा उठ गया ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर से, तो कल आपकी मौत है भाई, क्योंकि वो नक्सलाइट से आपने उनके ईगो को हर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है यार। तो एक बहुत बड़ा है ना, ये प्रॉब्लम होती है फंडिंग को लेके। इसी तरीके से जो इलीगल माइनिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो इलीगल माइनिंग होती है, ठीक है, तो इलीगल माइनिंग भी बहुत बड़ा एक तरीके से मनी का सोर्स है किनके, नक्सलाइट्स का। क्योंकि भाई इफ़ यू वांट टू, ठीक है, माइन द थिंग्स इलीगली, देन हमें पैसे दो, हमें रैंसम दो, और ये उनको करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको एक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों में, ठीक है, इनकी फंडिंग होती है किसकी, नक्सलाइट्स को। रोड कंस्ट्रक्शन जो लोकल है, या मान लो कि ट्रांसपोर्टर्स हैं, इलीगल माइनिंग्स हैं, तो रोड के लिए तो मतलब सरकार का रिकमेंडेशन ये होता है भाई कि अब थोड़ा सा ना BRO को, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इन्वॉल्व करो, लोकल ट्रांसपोर्टर्स को हटा दो, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को लगाओ, जहाँ पे इनकी फंडिंग को अल्टीमेटली चोक किया जा सके। समझ गए। तो फिर क्या है, फंडिंग को चोक करने का आइडिया ये हो सकता है ना, कि फंडिंग को कैसे चोक करना है। अच्छा, चौथा वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो भाई, है ना, कि सबसे पहले तो यार ट्रस्ट बिल्डिंग करो, है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग, है ना, थ्रू, ठीक है, मीडिया। मतलब मीडिया अगर है, ठीक है, आपको दिखाना है ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वायलेशन को दिखाना है, बट देन यू ऑल्सो हैव टू शो द ह्यूमन फेस, है ना, ह्यूमन फेस ऑफ द फोर्सेस, है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि हर बार
ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी करती है। आप जाओ और बहुत बार कभी गूगल पे फोटोज़ निकाल के देखो तो देयर आर मेनी ऑफिसर्स जो बहुत डेडिकेटेड हैं, और फोर्सेस जनरली डेडिकेटेड फैशन में ही काम करती हैं। जब फोर्सेस के अंदर सिविलियंस को इन्वाइट किया जाता है, ठीक है, उनको उनके डिफरेंट काइंड की उनको फंडिंग की जाती है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए फंडिंग की जाती है, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स या जो जवान्स हैं हमारे स्कूल्स में, जो वहाँ के लोकल स्कूल्स हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि वो अपने ट्रैक से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये सारे इस मीडिया को हमें इस बात पे भी काम करना होगा जिससे कि हमारे ट्राइबल्स के बीच में ये मैसेज भी जा पाए कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस आर फॉर सिक्योरिंग देम, दे आर नॉट टू वॉलेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दिस पीपल, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा परसेप्शन बिल्डिंग करनी होगी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है। तभी हो सकता है कि भाई नक्सलाइट्स का जो एटीट्यूड है ना, ठीक है, मतलब जो लोकल का एटीट्यूड है वहाँ पे नक्सलाइट्स को सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो उनका है ना, उनको देने के लिए, तो वो पर्टिकुलर चीज़ हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा देखो पांचवा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि कोऑपरेटिव, ठीक है, फेडरलिज्म। इन टर्म्स को बस याद रखना, बाकी जो एक्सप्लेनेशंस मैं कर रहा हूँ ना इसको कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम लोग लिख सकते हैं। क्या क्यों लिख सकते हैं भाई? सिंपल बात है, जैसे मैंने समझाया था भाई, अगर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और अगर ये उड़ीसा है, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और अगर इन स्टेट्स के बीच में अगर इतने बड़े इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और ये एक जगह से दूसरी जगह तक नक्सलाइट्स मूव करते हैं, और यहाँ पे अगर इन दोनों स्टेट्स के बीच में, इन चारों पाँचों स्टेट्स के बीच में अगर कोऑपरेशन अच्छा नहीं है, देन अगेन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर ईच एंड एवरी ऑफ द स्टेट टू कंप्लीट दिस मीनेस और टू वाइप आउट दिस मीनेस कंप्लीटली फ्रॉम देयर जोग्राफिकल एरियाज। तो इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में एंड विद इन द स्टेट्स, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और कैसे सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग भाई, कि भाई अल्टीमेटली देखो, है ना, अल्टीमेटली एलिमिनेटिंग, ठीक है, द रूट कॉज जो है ना, इस एलिमिनेशन, अगर जब तक हमने रूट कॉज को नहीं ख़त्म किया ना, तब तक आप चाहे जितना भी कह लो कि भाई मैंने इतनी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ होने वाला अल्टीमेटली है नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है ना हमारे ट्राइबल्स का, है ना, जो मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग है ना, क्योंकि वो मेन लैंड से बिलोंग नहीं करते हैं और उनके पास ये जो डेवलपमेंटल, ठीक है, प्रोसेसेस हैं, उनके फ्रूट्स उनके पास तक नहीं पहुंचते हैं। तो अनटिल अनलेस ये सारी चीज़ हम लोग ख़त्म कर दें, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई आज आप एक आदमी को गिरा सकते हो, ठीक है, उनके लीडर्स को मार सकते हो, पर कोई ना कोई अगर ये आइडिया रह गया ना उनके हार्ट और उनके माइंड में, तो अल्टीमेटली समबडी एल्स विल बी देयर, है ना, टू टेक अप द गन अगेन। सिंपल लॉजिक है। सो भाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अचीवमेंट्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी बैक्ड अप, है ना, बाय द डेवलपमेंटल प्रोसेस, की वहाँ पे किसी भी टाइप का ना वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पर्टिकुलर एरिया को क्लियर कर दिया है, नक्सलाइट इन्फ्लुएंस से दूर कर दिया है, ठीक है। तो भाई वही है कि भाई एलिमिनेट रूट कॉज कैसे होगा भाई, कि जो भी सिक्योरिटी, है ना, फोर्सेस की जो सक्सेस है ना भाई, इसके गैप जैसे ही ये ख़त्म हो सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तुरंत भाई डेवलपमेंटल, है ना, प्रोसेसेस वहाँ पे शुरू होने चाहिए, जिससे कि कोई भी टाइप का जो वैक्यूम है ना, ठीक है, वो क्रिएट ना हो सके, जिससे कि फिर से वो पर्टिकुलर ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाए ऐसी किसी भी एक्टिविटी का। तो एक ये हो सकता है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, कि अल्टीमेटली देखो क्या सोल्यूशन है यार, पॉलिटिकल डायलॉग, है ना। तो पॉलिटिकल डायलॉग भाई ना अल्टीमेट सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है भाई कि भाई इसको ख़त्म करना है, तो आप ख़त्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इनको लेके बैठाया नहीं, जब तक आपने डायलॉग टेबल को ओपन नहीं किया, है ना, फॉर द डायलॉग एंड डिस्कशंस, कि अनटिल अनलेस आप उनके फियर को एले कर दो, ठीक है, जब तक आप, ठीक है, अब नक्सलाइट्स तो नहीं मानेंगे क्योंकि उनके तो इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल है यार, ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं, ठीक है, अगर लोगों का पॉलिटिकल सपोर्ट ही खत्म हो गया तो अल्टीमेटली उनके लिए उनकी सिंपैथी खत्म हो गई, तो अल्टीमेटली ख़त्म ही हो जाना है। तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, जो भी यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, जो उनके हल्के फुल्के जो जाने माने नेता हैं, ठीक है, उनके साथ बैठना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके, सिविल पॉपुलेशन के साथ मिलके, एनजीओज़ के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके, जब तक डायलॉग टेबल बैठ के इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं आएगा ना, अल्टीमेटली तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली हमारे देश से, और यही इसका कंक्लूजन हो सकता है। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 3-4 चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई, कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी को खत्म करना है, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है, ठीक है, फंडिंग को चोक करो, ठीक है, ट्रस्ट द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्डिंग थ्रू द मीडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेट करो रूट कॉज, मतलब कि वही डेवलपमेंट के फ्रूट्स को पहुंचाओ, एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल डायलॉग हैज़ टू बी द अल्टीमेट सोल्यूशन टू दीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है।
तो एक तो ये अल्टीमेटली बात हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ना यार कि जिस तरीके से, तो मतलब अल्टीमेटली मान लो कि आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ख़त्म कर भी सकते हैं यहीं पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप और 5 मिनट मेरे से होल्ड करो, क्योंकि क्वेश्चन का हो सकता है कि इस बार जो फॉर्मेट हो ना वो चेंज हो जाए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ तक बहुत है, जितना मैंने पढ़ा है, अगर आपने इसको ठीक से नोट्स बना लिया तो आप कर लोगे, लेकिन आप एक बार कोशिश सोचने की करो। मैं क्यों रुक रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर आपने अभी तक पूछा, ठीक है, अगर आपने अभी तक मतलब यूपीएससी ने पूछा है भाई कि पिछले सालों में, अगर उसने क्वेश्चन पूछा है भाई कि बता दे कि भाई स्प्रेड है ना, अगर उसने पूछा है, सिर्फ मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था, है ना, कि ऐसा क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था कि स्प्रेड ऑफ, है ना, स्प्रेड ऑफ, हाँ, LWE इन ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से आज तक पूछा गया है, ठीक है, जब आप नक्सलिज्म की बारे में बात करते हो, ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछा गया तो भाई हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन का फ्रेम इस तरीके से ये ना करे। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यार देखो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इस बार टारगेट है कि भाई 31 मार्च, है ना, 2026 तक इस मेनेस को तो कम्प्लीटली एंड कर ही देना है, ठीक है। और अगर अब कर देना है तो भाई आप देख ही रहे हो कि हर ऐसा कोई 10 दिन नहीं होता जिस दिन मतलब 20-25 लोग नक्सलाइट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, लंबा ना कर दे, मतलब गिरा ना दे, ठीक है। तो ये तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है यार कि इस बार क्वेश्चन को कुछ यूपीएससी अगर आए नक्सलाइट से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपीयर हुआ, तो क्वेश्चन का मुझे लगता है कि फ्रेमवर्क कुछ अलग होगा। और हो सकता है कि इस लाइन पे क्वेश्चन हो भाई, है ना, कि चलो भाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने, ठीक है, तो अपना काम कर दिया, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना भाई कि सिक्योरिटी सक्सेस जो होती है ना, ठीक है, हैज़ टू बी फिल्ड बाई डेवलपमेंटल, है ना, प्रोसेस, है ना, फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन टू LWE प्रॉब्लम। से फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर इस बार एसए ने अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, ठीक है, कि सिक्योरिटी सक्सेस, ठीक है, हैज़ टू बी, है ना, फिल्ड विद द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, फॉर द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द LWE प्रॉब्लम। बस ऐसा ही स्टेटमेंट अगर आपके पास आ जाए तो ये तो आपको पता है ना भाई कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अचीवमेंट्स को आपको थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी लिखनी होगी। पर मुझे लगता है कि फिर वहाँ पे 50% पार्ट्स जो आपको लिखना होगा ना, जो 50% पार्ट आपको लिखना होगा, मतलब कि 150 वर्ड्स जो लिखने होंगे ना 300 वर्ड के एसे में, वो आपको फिर लिखना होगा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस पे, ठीक है। तो उसके लिए आप याद रखना कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने ये पढ़ाई, ठीक है, जितनी भी आपको चमकी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इसके पीछे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फिजिकल कैसा होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट की बात की, इसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा। और इसको कोशिश करना कि अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब उस क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना, रादर कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के अचीवमेंट और कौन सी स्ट्रेटजी होती है, माओइस्ट की स्ट्रेंथ क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करो, या रीजन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, इस पे बात नहीं करना है ज़्यादा, आप डेवलपमेंट बात करो। तो ये सारी चीज़ें तो हम लिख ही देंगे, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की मैंने बात की, उसके बाद से ये क्या वे फॉर्म में क्या लिखना है, ये सारी तो बात लिख ही देंगे सारी चीज़ें। लेकिन और थोड़ा सा क्या हमको लिखना चाहिए, ये 3-4 बस स्कीम्स की नाम जान लो, जिससे कि आपके पास ना कंटेंट की कभी कमी ना हो, ठीक है। तो इसका नाम जानने के लिए थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान दो कि और कौन कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे बात करनी है ना, इकोनॉमिक थोड़ी सी और सिक्योरिटी, जैसे हमने वहाँ पे तो बात की ही थी कि जैसे ये देखो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हमने ये सारी बात की थी, ये स्किल डेवलपमेंट है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी है, सॉरी लाइवलीहुड कॉलेजेस हैं, बैंक ब्रांचेस हैं, थोड़ी सी और इस पर अगर आपको बात करना है, थोड़े से और स्कीम्स को जानना है, तो थोड़ा इनको बस इनके हेड्स के टाइप में लिख लो, है ना। जैसे कि MSP है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट अब जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, जैसे हो सकता है कि जो तेंदू लीव हो, है ना, जो तेंदू लीव्स होते हैं जिससे बीड़ी वड़ी बनती है, ठीक है भाई। तो इस पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई कि आपके MSP को इंश्योर कर रही है, कब, छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल्स इस चीज़ को कलेक्ट करके, क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, इनसे ही इनका लाइवलीहुड इंश्योर होता है। तो ऐसे प्रोड्यूस पे भी सरकार अब क्या कर रही है भाई कि MSP देने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो उनके एक, ठीक है, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। अच्छा, अभी दूसरा क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट करके एक है वो, है ना, ग्रामीण उद्यमी, है ना, प्रोजेक्ट करके है। अगेन यहाँ पे इस बस स्कीम का नाम रखो, इसमें क्या गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है भाई, यूथ को अगेन, ठीक है, ट्रेनिंग देना है,
कहाँ पे भाई, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है यूथ को, जिससे कि अगेन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के टर्म्स, ठीक है, उनके प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, उनके एम्प्लॉयबिलिटी के, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या लिख सकते हैं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पीएम जनमान, ठीक है, पीएम जनमान स्कीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत रिसेंट सी न्यूज़ है, मेरे ख्याल से पिछले साल ही लॉन्च हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है। तो इसमें भाई क्या करना है भाई, कि गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है भाई कि हैबिटेशन, ठीक है, मतलब कि जो हैबिटेशन प्लस जो अदर, ठीक है, अदर जो बेसिक एमिनिटीज़ है ना, एमिनिटीज़ हैं लाइक, है ना, हेल्थ हो गया आपका, फिर आपका क्या है भाई, हेल्थ, है ना, एजुकेशन, है ना, हाउसिंग की प्रॉब्लम, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसमें हैबिटेशन और जो बेसिक एमिनिटीज़ है इससे रिलेटेड जो सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, किसके लिए भाई, पीवीटीजीज़ के कंसर्न में, जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं ना, तो पीवीटीजीज़ के लिए जो है, मतलब ये भी ट्राइबल का हिस्सा है, पर वो जो मतलब कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है कंपेयरिंग टू द अदर ट्राइबल्स, ठीक है, तो ये पीवीटीजीज़ हैं, ये बहुत कम बचे हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये पर्टिकुलर स्कीम लेके आई है, कौन सा, पीएम जनमान। तो आप थोड़ा सा इसको ख्याल करना, सिर्फ आप स्कीम्स के नाम याद रखो कि आप लास्ट टाइम इसको लिख सको, ठीक है। फिर हमने क्या किया भाई, कि चलो एनईपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा कि भाई इसमें क्या है प्रोविज़न, इसमें प्रोविज़न है भाई कि देखो हमारे ट्राइबल जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे छूट जाते हैं एजुकेशन में, क्योंकि भाई उनकी लैंग्वेज मदर टंग जो है ना, ये कुछ और है, ठीक है, उससे क्योंकि एक जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज़ में रहते हैं तो मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज सीख नहीं पाते हैं, एंड देन जब वो आते हैं उन शहरों में ना फिर पढ़ने के लिए यहाँ पे मदर टंग सीखने के बाद, तब उनकी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट है कंपेयरिंग आर्स, जिनको ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पता है, जो हम मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो एनईपी में क्या प्रोविज़न है भाई, है ना, कि भाई 8th क्लास तक, ठीक है, बच्चों को, नहीं मेरे ख्याल से 5th तक, हाँ 5th क्लास तक, ठीक है, बच्चों को मदर टंग में ही, ठीक है, पढ़ाई करवाई जाए, जिससे कि उनका जो एजुकेशनल, ठीक है, आउटकम है ये इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एनईपी, बस आप एनईपी को याद रखो, ठीक है, कैसा, आप एनईपी याद रखो और मदर टंग से रिलेटेड कोई ऐसा स्कीम आया था इसको याद रखो। अच्छा चलो, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, आजकल आपने देखा होगा ना ERMS, ठीक है, ये स्कूल्स अलग टाइप से खुल रहे हैं, कहाँ पे, ठीक है, एक इसको क्या बोलते हैं, एकलव्य, थोड़ा सा लिख लो इसको, एकलव्य, ठीक है, रेसिडेंशियल, मेरे एक मिनट, नहीं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, है ना, स्कूल्स। तो गवर्नमेंट इस स्कूल को खोलने की कोशिश कर रही है, जो कि लार्जली किस बात से कंसर्न है भाई, कि ट्राइबल बच्चों के जितने भी है ना, ट्राइबल बच्चों के एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशनल आउटकम्स को, ठीक है, बेटर किया जा सके उनके, ठीक है, जो आपके लिटरेसी रेट है, ठीक है, या आपके एजुकेशनल कॉम्पिटेंस है, जो आपके एजुकेशनल आउटकम्स हैं उसको ठीक किया जा सके, जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो ट्राइबल बच्चों के एजुकेशन पे। तो भाई EMRS है, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। फिर हम लोग 6 नंबर पे क्या बात करेंगे भाई, ठीक है, कि और कौन से स्कीम्स हैं, एग्ज़ाम याद रखो, हाँ चल देखो इसको बात कर सकते हैं भाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की बात कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं। इसमें क्या है भाई, है ना, कि कुछ सोशल, ये किसका भाई फ्लैगशिप स्कीम है भाई, ये है नीति आयोग की, है ना, नीति आयोग की का ये फ्लैगशिप स्कीम है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, कि जितने भी, है ना, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे, जैसे कि मान लो कि हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अदर बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे कि कॉस्ट ऑफ जो आपकी लिविंग है, ठीक है, वो कंडीशन अगर आपकी ख़राब है, हाउसिंग है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी आदमी के एक तरीके से डिग्निफाइड लाइफ के लिए, अगर इस बेस पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा है तो गवर्नमेंट उसको क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर लेके आती है और उस पर एक स्पेशल फोकस लाती है, जिससे कि इनको सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिस्ट में ऊपर किया जा सके, ठीक है। तो उसके सपोर्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। तो भाई जो भी ट्राइबल इलाके हैं वो तो भाई इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे कमज़ोरी है, तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल इलाकों में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर नीति आयोग ने रखा है, जहाँ पर उनके डेवलपमेंट की नीति आयोग पूरी कोशिश कर रही है कि ये हो सके, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं भाई, सीड स्कीम की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सीड स्कीम क्या है भाई,
ये कौन करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसकी स्कीम है। और फिर इसमें क्या करना है भाई, अगेन वही हेल्थ एजुकेशन है ना, थोड़ा सा आप पढ़ लेना है ना, हेल्थ है ना, एजुकेशन या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक है सिक्योर करना, किसके लिए, मतलब उनको इतना वर्दी बना देना भाई कि वो अपने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से क्रिएट कर सकें। और इस स्कीम के थ्रू मतलब भाई यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, उनके हेल्थ को ठीक किया जाएगा, एजुकेशन को ठीक किया जाएगा, जैसे कि वो जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है उसको ये लोग भी बेयर कर सकें अल्टीमेटली। और ये स्पेशली किसके लिए है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए है, ठीक है। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन से हैं, जिनको भाई फॉरेस्ट एक्ट में क्रिमिनल्स कहा गया था, ठीक है, ऑफेंडर्स कहा गया था, जो कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा भी था कुछ देर पहले, ठीक है। तो एक तो इसकी बात हो गई भाई कि है ना, कि सीड स्कीम की हमने बात की, सीड स्कीम की हमने बात की, ठीक है। फिर थोड़ा सा जान लो कि भाई पॉलिटिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं, है ना। मतलब सिर्फ मैं तब ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ जब अगर आपका क्वेश्चन का ठीक है सेंस कुछ ऐसा हो कि आपको डेवलपमेंट पे ज़्यादा चीज़ें लिखनी हो, तो वहाँ के लिए आपको ये सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। बस आपको वन लाइन में इसको डिफाइन कर दिया तो बहुत है, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं इनके लिए भाई, है ना, कि डेवलपमेंट इसका ठीक हो। तो वही बात है कि सबसे पहले तो भाई पैसा आपने पढ़ा होगा, पंचायत एक्सटेंशन फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996, ठीक है। तो भाई वही कि PRIs को, ठीक है, जिसका मेन गोल क्या है भाई, डेमोक्रेटिक, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मेन गोल क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, वहाँ के लोग डिसाइड करें, वहाँ की ग्राम सभा डिसाइड करे कि भाई उन्हें किस टाइप का डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है भाई कि जो PRIs है ना, जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है ना, थर्ड टायर जो गवर्नमेंट है उनको इन ट्राइबल एरियाज़ तक भी पहुंचाया जा सके, जिससे कि वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे ट्राइबल्स को मिल सके एंड अल्टीमेटली उनका सेटिस्फैक्शन लेवल गवर्नमेंट सर्विसेज से हाई हो सके, ठीक है। तो हमें पैसा को एक्सटेंड करना है। हमें क्या करना है भाई कि भाई हमें जो 5th शेड्यूल है ना, 5th शेड्यूल, ठीक है, इसके इन्फोर्समेंट को, जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, अब आपको तो पता होगा ना कि 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए होते हैं, मतलब जो बहुत पिछड़े इलाके हमारे देश में, उनके लिए मतलब कि प्रेसिडेंट इसको नोटिफाई कर सकते हैं 5th शेड्यूल के एरियाज़ को। एंड अल्टीमेटली ये वो एरियाज़ होते हैं जो बहुत पीछे हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए भाई बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो उसको ठीक से इन्फोर्स करना, ठीक है, उसको एक इफेक्टिव मैनर में 5th शेड्यूल से किसी भी मतलब कि प्रोविजन को ठीक से इन्फोर्स करना, जिससे कि वहाँ पर डेवलपमेंट फिर से आ सके, ठीक है। तो एक ये बात हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई इनको एक काम कर सकते हैं भाई ना, कि हम लोग रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्विंग, ठीक है, रिजर्विंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। कैसे कर सकते हैं भाई कि जो ट्राइबल इलाके हैं ना, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको थोड़ा सा अलग अलग टाइप से उनको डिलिमिट करना, अलग अलग टाइप से उनको एक तरीके से डिलिमिटेशन करना, उनको डिमार्केट करना, जिससे कि अल्टीमेटली, ठीक है, वो ट्राइबल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी बात कर सके, रादर की मान लो कि अगर मिक्स पॉपुलेशन बेस पे अगर कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो हो सकता है कि ट्राइबल्स के कंसर्न को थोड़ा सा, ठीक है, उतनी तवज्जो ना मिले जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि भाई कि रिजर्व करो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज को जिस पे ज़्यादा ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन हो सके, जिससे उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सके ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उन चीज़ों का सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं भाई कि ट्राइबल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बना सकते हैं, जिससे कि भाई जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर होंगी तो वो ट्राइबल्स भी, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, पॉलिटिक्स में वो बढ़ पाएगा, और बढ़ पाएगा तो ये लोग, ठीक है, ये कर सकते हैं भाई कि जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं या किसी भी टाइप का अगर डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर उनको कमी दिख रही है, तो उसको भाई उसके लिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल फिक्स कर सके, डेवलपमेंट को वहाँ तक पहुँचा सके, ठीक है। तो ये बातें हम लोग कर सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या हो सकता है। तो बस एक बात देख लो कि भाई अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन का बेंट है कि भाई डेवलपमेंट पर ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो हमने यहाँ पढ़ी, है ना, ये जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने पढ़ी कि भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, फिर हमने पढ़ा कि भाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी में स्किल डेवलपमेंट, रोशनी, लाइवलीहुड कॉलेज, ये सारे इन चीज़ों के पार्ट में थोड़ा सा हमें इन स्कीम्स का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल में
ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बेंटेड क्वेश्चन होंगे ना, उसके आधार पे जो क्वेश्चंस होंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है अल्टीमेटली। तो भाई इनको याद रखना कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एमएसपी किसका, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे एमएसपी सरकार दे रही है। फिर ग्रामीण उद्यमी योजना है जहाँ पे इनको ट्रेन करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है। सीड स्कीम है, अगेन वही लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए है। अगेन पीएम जनमान स्कीम है, ठीक है। फिर एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे उनको मदर टंग में एजुकेशन देना है। ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो इसके बारे में बात करना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो इतनी सारी हमें स्कीम्स पता होंगी तो बहुत ईजिली हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम कॉल्ड नक्सलिज्म, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज नक्सलिज्म हमने पढ़ा, मॉडल्स ऑपरेंडी पढ़ा, रीजंस फॉर स्प्रेड पढ़ा, ठीक है, चैलेंजेस पढ़े, स्ट्रेटजी पढ़ी, एंड अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड पढ़ा, एंड दिस, ठीक है। अब भाई इसके बाद से ये हमें कॉल है कि भाई अब इसको एंड कर देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी चमका तो इसका नोट्स ठीक से बनाना और कोशिश करना भाई कि पॉइंट वाइज नोट्स लिखो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नोट्स लिखो। मुझे पता है कि ये लेक्चर बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं था, पर अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आपको एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में तो आया होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ना, इसी बेसिस पे सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो अपने पूरे नोट्स को, ठीक है। और उसके बाद से जितने पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसको कहीं ना कहीं इसमें, ठीक है, सेट करने का, उसमें इसको फिक्स करने की कोशिश करो कि आप एक बहुत ही, जब पढ़ने बैठो तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज़ों को पढ़ सको, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको उतने ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके दिमाग में चमके भी, आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उस तरीके से, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं आज नक्सलिज्म का, ठीक है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सिक्योरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कोई लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसकी हम लोग बात करेंगे सीएपीएफ पेपर 2 में एसएस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।